नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे 23 की परीक्षा 24 का परिणाम। साल 2023 की विदाई के साथ ही नए साल 2024 के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। 2024 में जहां लोकसभा चुनाव को जीतने की जंग है, तो दूसरी तरफ धामी सरकार के सामने नए साल के आगमन के साथ ही दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां बाहें फैलाकर इंतजार कर रही। नए साल में यूसीसी, भू कानून और मूल निवास जैसे बड़े मुद्दे मुख्यमंत्री धामी के प्रशासनिक कौशल की परीक्षा लेंगे। ऐसे करीब 1 दर्जन मुद्दे हैं जिनके मुख्यमंत्री को समाधान देने होंगे। वहीं भू कानून और मूल निवास के मुद्दों ने सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर रखी। इन दोनों मसलों पर राह निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं जिनके हल निकालना बेहद जरूरी। वहीं शासन ने मुख्यमंत्री धामी की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कोशिशें तेज कर दी। एसएस राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए सीएम की घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं सरकार से लेकर संगठन तक मुख्यमंत्री धामी के कार्यों की सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष को पूरी उम्मीद है कि सीएम धामी सभी चुनौतियों का समाधान निकालकर जनहित में फैसले लेंगे, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से निराश नजर आते हुए मुख्यमंत्री को हर मोर्चे पर विफल बता रहे हैं। कुल मिलाकर 2023 में धामी सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और पूरा देश नए साल 2024 में प्रवेश के लिए तैयार है। नए साल के आने के साथ ही एक तरफ जहां 2024 में लोकसभा चुनाव को जीतने की जंग होगी, तो दूसरी तरफ धामी सरकार के सामने नए साल के आगमन के साथ ही दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां बाहें फैलाकर खड़ी रहेंगी। पहले मौजूदा वर्ष 2023 की बात करें तो धामी सरकार ने जहां तिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों की जान बचाई, तो दिसंबर महीने में मेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करवाया। सरकार ने जहां 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा, तो वहीं सरकार का दावा है कि समिट में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए। इन एमओयू को धरातल पर उतारने की सरकार कोशिश में लगी हुई है। वहीं आम जनता मुख्यमंत्री धामी के अब तक के कामकाज को लेकर क्या सोचती है, पहले वो देखते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो इनका कार्यकाल रहा है अभी 1 साल का, इससे पहले भी बहुत मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पे, और कांग्रेस गवर्नमेंट में रहे, अभी बीजेपी गवर्नमेंट में रहे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना युवा धामी जो हमारा इस उत्तराखंड के लिए काम कर रहा है, और बहुत अच्छा इसने यहाँ पे अभी काम करके दिखाया है। और सबसे अच्छी बात है कि ज़मीनी स्तर पर काम करता है। धामी जी के अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे देखने को मिली है, क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, क्योंकि हम एक जो है साधारण एक नागरिक हूँ, और इस उत्तराखंड के लिए इनके अंदर जो अच्छी मैं बता रहा हूँ क्वालिटी ये रही है कि ये खुद पर्सनली जाते हैं और उस जो समस्या होती है उसको ये अवश्य पूर्ण करते हैं। धामी साहब का शुरू में तो हमको ऐसा लगा था कि ये भाई इस हिसाब से प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम धीरे धीरे ये स्पीड में लगा है। धामी साहब का ये है कि ये सामाजिक तौर पे और रचनात्मक तौर से काम करते हैं, और उसके अलावा हर चीज़ को बड़ी माइन्यूटली जाके प्रैक्टिकली उसको अंजाम, क्योंकि योजनाएं जो होती हैं उसे सब लोग एप्लीकेशन देते हैं, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, और ये सबको युवा को साथ लेके चल रहे हैं। और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है कि उसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं। वहीं नए साल में धामी सरकार के सामने दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां हैं, जिनके समाधान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यूसीसी, भू कानून और मूल निवास जैसे बड़े मुद्दे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रशासनिक कौशल की परीक्षा लेंगे। ऐसे करीब 1 दर्जन मुद्दे हैं जिनके मुख्यमंत्री को समाधान तलाशने होंगे। वहीं भू कानून और मूल निवास के मुद्दों ने सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर रखी। इन दोनों मसलों की राह निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी। इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं जिनके हल निकालना बेहद जरूरी है।
वहीं सरकार से लेकर संगठन तक मुख्यमंत्री धामी के कार्यों की सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष को पूरी उम्मीद है कि सीएम धामी सभी चुनौतियों का समाधान निकाल कर जनहित में फैसले लेंगे, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से निराश नजर आते हुए मुख्यमंत्री को हर मोर्चे पर विफल बता रहे। देखिए, धामी जी के आगे धाकड़ धामी शब्द का प्रयोग हुआ है और ये कोई सामान्य आदमी ने दिया है, ये राजनाथ सिंह जी ने दिया है, जो कि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और बहुत अनुभवी नेता हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी कार्यशैली को देखकर दिया होगा। ये सब चुनौतियां हमारे धाकड़ धामी पार कर लेंगे और हम उनके साथ खड़े हैं, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। धामी जी को देखती हूँ, लोगों को बहुत आशाएं थी कि एक युवा मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो वो युवाओं के हितों की बात करेंगे, लेकिन जिस तरह का दृश्य अब उनके इतने लंबे कार्यकाल के बाद देखने को मिल रहा है वो कतई ये अपेक्षित नहीं था। धामी जी से अपेक्षा थी कि वो बेरोज़गारी दर को कम करेंगे, वो युवाओं के लिए रोज़गार के नए आयाम खोलेंगे, वो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि एक साल में 907 बलात्कार और 778 अपहरण हो चुके हैं। वर्तमान सरकार का 1 वर्ष पूरे होने पर उनको बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि जिन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ ये सरकार डबल इंजन की सरकार बोल के आई थी, वो पिछले 1 वर्ष में एक भी जो सपने थे इस प्रदेश के निवासियों के, यहाँ के वासियों के, वो पूरे नहीं हुए। और सरकार उन मुद्दों पे काम कर रही है जो यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं उनसे अलग होकर वो सरकार काम करने में लगी हुई है। जहाँ आप देखिए, नकल विरोधी कानून तब आया जब यहाँ पर जनता ने विरोध जताया है कि नकल हो रही है, पर्चे लीक हो रहे हैं, सेटिंग कटिंग के माध्यम से नौकरियां पाई जा रही हैं, तब जाके नकल विरोधी कानून आ रहा है। उसी तरीके से जब यहाँ पर बाहर से बहुत से लोगों का यहाँ पर अतिक्रमण होना शुरू हुआ, ज़मीनों की खरीद फरोख्त शुरू हुई, तब ये मूल सख्त भू कानून की बात करने लगे। कुल मिलाकर नए साल के आगमन के साथ ही नई चुनौतियां भी धामी सरकार का इंतजार करती हुई नजर आ रही। एक तरफ जहां यूसीसी राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण, लोकायुक्त नियुक्ति, भू कानून, मूल निवास निकाय चुनाव, एमओयू की ग्राउंडिंग, राष्ट्रीय खेल का आयोजन समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि क्या जो काम 2023 में पूरे नहीं हो पाए वो काम 2024 में पूरे हो पाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो 2024 की राह धाकड़ धामी के लिए आसान नहीं रहने वाली है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी काम करना है, जिसमें भू कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है, समान नागरिक संहिता जिस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण जो कि एक अहम मुद्दा है क्योंकि राज्य आंदोलनकारी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, मूल निवास को लेकर काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है जो कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लोकसभा चुनाव 2024 में जो कि होने हैं। तो ऐसे में धाकड़ धामी क्या कुछ करते हैं, इन फैसलों पर अमल कैसे किया जाता है, भू कानून, मूल निवास जैसे मुद्दे, इनको कैसे आगे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा, जो जनता की मांग है उस पर कैसे काम करेंगे, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हालांकि विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी ही हो रही है, किसी भी मुद्दे पर सरकार काम नहीं कर रही। चर्चा हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शिशुपाल सिंह बेजी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशुपाल सिंह रावत, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज ध्यानी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत शिशुपाल जी आपसे करना चाहेंगे। अगर हम बात करें मुद्दों की, तो मुद्दे बहुत हैं जिसमें लगातार भू कानून की मांग की जा रही है, एक स्थायी राजधानी अहम मुद्दा है उत्तराखंड का, एमओयू की ग्राउंडिंग, राष्ट्रीय खेल जो है उनको लेकर, निकाय चुनाव एक बड़ा मुद्दा है, लोकसभा चुनाव है, ये तमाम मुद्दे हैं जो 2024 में करने हैं सरकार को क्योंकि चुनाव भी है। तो ऐसे में क्या लगता है, धाकड़ धामी की धमक देखने को मिलेगी या विपक्ष मान रहा है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है? देखिए यशी जी, धाकड़ धामी की जिस धमक की बात हो रही है वो तो आज तक प्रदेश की जनता ने देखी नहीं है। हाँ, भाजपा के लोग जरूर अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। मुख्यमंत्री धामी भी कई बार जो है इस प्रकार की बात करते हैं। हमारे बेरोजगारों पर लाठी भांज के अगर वो धाकड़ हैं, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में सबूत मिटा करके अगर वो धाकड़ हैं, वीआईपी का नाम छुपा करके अगर वो धाकड़ हैं, बेरोजगारों के बेच के अगर वो धाकड़ हैं, तो हो सकते हैं वो धाकड़ धामी हो। लेकिन जो आशाएं अपेक्षाएं प्रदेश की जनता को
उनसे थी, और जो वादे 2022 के विधानसभा चुनाव में और 17 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने जनता से किए थे, वो तो आज तक धरातल पे उतरे नहीं है। राज्य में जो है भ्रष्टाचार चरम पे है। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री जो इन्हीं की पार्टी के हैं, तीरथ सिंह रावत जी ने कैमरे के सामने कहा कि 20% अब 40% कमीशन के बिना किसी विभाग में काम नहीं हो रहा है। और सहकारिता भर्ती का भ्रष्टाचार किसी से छुपा है? राज्य के सूचना आयुक्त ने जो है फटकार लगाई सरकार को कि भाई कहाँ है वो फाइल जो जांच के लिए बिठाई गई थी, कहाँ धूल है उसमें चढ़ी हुई धूल जारी, उसकी माननीय हाईकोर्ट भी कह चुका है। और भ्रष्टाचार के ही अन्य मामलों में हरिद्वार पंचजीत की पार्किंग जो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्किंग है, और उद्यान विभाग का घोटाला, उसमें तो माननीय हाईकोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। तो तमाम विभागों की बड़ी कथा है। तो अगर मैं उसी पे जाऊंगा तो फिर मैं विषय पे नहीं आ पाऊंगा। पलायन बड़ी समस्या है, इन्हीं के पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है 270 लोग प्रतिदिन जो है पलायन करने के लिए जो है मजबूर है। मिशन 2025 की बात हो रही है, लेकिन कानून व्यवस्था आप देखिए कि रात दिन जो है तार तार हो रही है, पटरी से उतरी है, वो पटरी पर ये ला नहीं पा रहे हैं। राजधानी देहरादून में देखिए राज्य स्थापना दिवस के दिन 20 करोड़ की डकैती, और अभी 2 दिन पहले ही रुड़की में जिस तरीके से पेट्रोल पंप संचालक की गोली मार के हत्या हो गई, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण किसी से छुपा नहीं है, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। अभी उसके बाद विनीता भंडारी हत्याकांड इसी केस में दोबारा से हो जाता है। तो आप बताइए ना, सिलसिला है। और एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का जो डाटा है, तो भारत सरकार का है, तो कांग्रेस का डाटा है नहीं। 21-22 में 872 बेटियों के साथ राज्य में बलात्कार होता है, और ये 22-23 में जो है 905 हो जाता है। तो बताइए ना, आप जो है कहां बेटियों को सुरक्षा दे पा रहे हैं? तो सुरक्षा का बड़ा सवाल है। और वन्य जीवों से आज जो हमारे पहाड़ के लोगों की अब तो राजधानी में जो है जाने जाती है, वन महकमा जो है सोया हुआ है, उनकी जो है कुंभकर्ण टूटी रही है। भाई जो केंद्र से बजट आता है वन्य जीव और मानव संघर्ष रोकने के लिए, उस पर सरकार कब आगे बढ़ेगी? कब उस पर आप खर्च करेंगे? जो डबल इंजन का सपना आपने प्रदेश की जनता को दिखाया था, वो कब उत्तराखंड की धरती पर उतरेगा? हमारे बेरोजगारों के सपने कब पूरे होंगे? अभी भी बेरोजगार जो है धरने पर बैठे, और उनको जो है मुकदमों का डर दिखा करके, कानून के दंड का भय दिखा करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो साहसी युवा सरकार के आगे झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं होती, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता, तब तक वो उठेंगे नहीं। और सरकार अपनी पीठ थपथपारे की साथ धामी जी धाकड़ है। अरे भाई किस चीज की धाकड़? मैं वही तो पूछ रहा हूं। लेकिन सरकार जो बातें करती है, जो वादे करती है, बाद में कहती है साहब ये तो जुमले थे। तो वो विकास जिसकी बात हो रही है, आप देखिए राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या खेल हो रहा है। वो विकास यही पे दम तोड़ रहा है, वो पहाड़ चढ़ेगा कहां से? स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा ऐसी थी इस प्रदेश में किसी से छुपी हुई नहीं है। अब मैं अगर उसकी कहानी कहूंगा तो कहानी जो है अंतहीन है। हमारे राज्य के शिक्षक जो है आंदोलन में उतरे हुए हैं, चेतावनी पर चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। वो शैक्षणिक कार्य बहिष्कार की बात कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कर्मी हो, चाहे डिप्लोमा इंजीनियर हो, ऐसा कौन सा विभाग है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सब किसान है। किसी की भी बात जो है ये सरकार सुन नहीं रही है, और फिर भी कह रहे हैं कि साहब हमने जो है राज्य का चहुमुखी विकास कर दिया। चहुमुखी विकास को छोड़िए, आप विकास की राह पर आगे बढ़ ही नहीं रहे। शिषपाल जी वापस आएंगे, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि अहम मुद्दे हैं, कैसे धाकड़ धामी की धमक देखने को 2024 को मिलेगी, क्या ये जो बड़े मुद्दे हैं इनकी समस्या का समाधान 2024 में हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। शिषपाल सिंह रावत जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या लगता है 2024 में ये जो बड़े मुद्दे हैं इनका हल निकलेगा? देखिए, अभी बड़े भाई हमारे बिस्सी बता रहे थे और उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से बताया, और इन्हीं बातों पर मैं भी अपना जो है कि सरकार का ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जहां पर बेरोजगारी चरम पर हो, और अगर कोई रोजगार मिला भी हो वो पूर्व सरकारों के द्वारा जो सिडगुल में फैक्ट्रियां लगाई गई हो, वहां पर जो है उत्तराखंड के युवाओं को ठेकेदारी प्रथा पर आज भी रखा जाता है। वही बेरोजगारी की बात हो, चाहे उपनल में हो या कहीं पे संविदा कर्मी हो, यानी वही ढाक के 3 पात है। फिर धाकड़ धामी नाम देने की क्या जरूरत है? सिर्फ बीजेपी को चर्चाओं में रहना है। आज पहाड़ से पलायन हो रहा है, उसके मुख्य मुद्दा जो मुख्य कारण है
कुछ जगह मैं मानता हूं जहां पे पर्यटन स्थल है या जहां पे हमारे जिले के मुख्यालय हैं, वहां पर थोड़ा बहुत लोगों के पास पब्लिक सेक्टर से कोई शिक्षा या स्वास्थ्य की हल्की फुल्की व्यवस्था हो। लेकिन सरकार तो चारों खाने चित है। सरकार की वहां पर न कोई शिक्षा व्यवस्था है, न कोई स्वास्थ्य व्यवस्था है। आज भी कई जगह जो सरकार की जो योजनाएं हैं, आज भी सरकार की जो योजनाएं हैं, आप ये देखिए कि विधायक निधि से जो है जेसीबी ले जा करके 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सड़क गांव तक पहुंचाई जा रही है। बात अच्छी है, जहां पर सहूलियत की बात है, लेकिन उस सड़क का ना कोई टेक्निकल सर्वे होता है, न कोई वो पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित होती है। अगर कल वहां पर कोई दुर्घटना होती है तो उसका कोई जोखिम नहीं लेता। मेरा कहने का मतलब है कि पहाड़ वासियों के साथ धाकड़ धामी की सरकार आज भी छलावा कर रही है। आप महंगाई की बात को ले लीजिए, बिजली जिस प्रदेश में बिजली बनती है उस प्रदेश में बिजली की दरें इतनी महंगी है कि आम आदमी जो है बाहर, एक तरफ हम कहते हैं भाई कि आपको जो है नरबक्सी है, बाघ है, टाइगर है, तेंदुआ है, तमाम जंगली जानवरों से जो है पहाड़ का व्यक्ति 6 बजे से पहले घर के अंदर चला जा रहा है। दूसरी तरफ आपने बिजली इतनी महंगी कर दी कि आदमी का जो है अपना एक बल्ब जलाना दूभर हो गया। सरकार को हमने इसीलिए कहा था, आम आदमी पार्टी की जो नीति थी वो खाली गरीब से वोट लेकर के बिजली देने की नहीं थी, बल्कि उत्तराखंड में हम चाहते थे कि दूर दराज पहाड़ों में अगर हम जो है फ्री बिजली दे, लोगों को 200 यूनिट बिजली दो, तो वहां पर जो है आज कई जंगली जानवरों का, जिस प्रकार से कल ही मैं एक डिबेट में था तो वहां पे चीफ सेक्रेटरी जो है वन हमारे धकाते जी कह रहे थे कि भाई अपना बाहर आप जो है सोलर लैंप जला के रखें, झाड़ियां काट दे। तो ये व्यवस्था सरकार की होती थी, इसलिए हमने मांग की थी कि लोगों को, गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री देनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, पलायन का मुद्दा है, तमाम अराजकताएं हैं। और बल्कि मैं एक कल सोशल मीडिया में देख रहा था कि हमारे जो रामनगर, जहां मैं रहता हूं, रामनगर जो विधानसभा कहलाई जाती है और नेशनल कॉर्बेट पार्क का एरिया है, यहां पर इनके मंडल अध्यक्ष को हल्द्वानी जेल से धमकी मिलती है जान से मारने की, और फिर उस बात को मुख्यमंत्री एसएसपी को फोन करके कहते हैं इनकी सुरक्षा करो। यानी कानून व्यवस्था चौपट है, खाली नाम दे करके नहीं होगा, बल्कि सुशासन चाहिए। उत्तराखंड इसलिए लोगों ने अलग मांगा था कि भाई हम जो है दूर, हमें लखनऊ जो वहां पे हमें राजधानी में जाना पड़ता है, यहाँ पर हमारे जो है कि उत्तराखंड के अपने लोग रहेंगे, मूल निवासी रहेंगे, अपने जो है कि काका, भाई, दादा, चाचा, ताऊ करके संबोधन करेंगे, तो हमारे छोटे मोटे काम, राशन कार्ड हो, कोई नवीनीकरण है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, वो बन जाएगा। लेकिन आज ये उत्तराखंड बनने के बाद जो है ये तो उत्तर प्रदेश से भी बदतर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कहां पर पैसों का चढ़ावा नहीं हो रहा है, कहां पर पैसों का बोलबाला नहीं है। तो यानी तमाम तरह की जो जिस आधार पर लोगों ने उत्तराखंड की मांग की थी, चाहे मूल निवास की बात हो, आज बेरोजगार संगठन मेरे हिसाब से 1.5 साल से धरने पर बैठा हुआ है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन उनके ऊपर इतना जरूर है कि अगर जरूरत पड़ी उनकी रैली को भंग करने की, क्राउड में तब्दील करने की, तो मैंने देखा करके वहां पर ठीक है शिशुपाल जी, आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अनिल थपलियाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। अनिल थपलियाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरीके से 2024 में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया, एक और जहां लोकसभा चुनाव है, उसके अलावा बहुत अहम मुद्दे, मूल निवास, भू कानून, स्थायी राजधानी, ये वो मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करना है, और पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर अभी तक काम नहीं किया है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि धाकड़ धामी जरूर इस पर काम करेंगे। जी जी जी, ये बहुत सही आपने कहा है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि 2014 और 2019 का अगर इनका इतिहास उठा दें तो जो चुनाव, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी।
तो इनके पास बहुत चुनौतियां हैं। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था तो उस समय चुनौतियों का एक सामना तो था, लेकिन इनके पास हल करने की कोई विधि भी थी और इन्होंने कुछ हद तक हल भी किया है। क्षेत्रीय मुद्दों से लेकर के केंद्रीय जो राष्ट्रीय मुद्दे रहे उन पे भी काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, जो समीकरण इन्होंने बनाया, अभी अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने कुछ दायित्वकारों को दायित्व दिया है और आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है प्रदेश पे। अब वो आर्थिक बोझ इस प्रकार बढ़ गया है कि पहले सक्षम था, इतना इस प्रदेश की अर्निंग नहीं है जितना इस पे कर्जा है। यानी 1 लाख 1.25 लाख से लेकर के एक पर व्यक्ति पर अगर कर्जा डिसाइड किया जाए तो 1 लाख रुपया कर्जा प्रति व्यक्ति पर है उत्तराखंड की। तो इस समय दायित्वकारों का वेतन या उनकी फैसिलिटियां बढ़ाने की क्या जरूरत है। दूसरा बहुत बड़ी चुनौती इनके सामने और है, जो कि 2023 नवंबर राज्य बनने से पहले और राज्य 9 नवंबर 2000 के बाद भी है, तो चाहे पूर्व सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार रही हो, दोनों के पास ये चुनौती रही है भू कानून जिसका और मूल निवास 1950। लोग इसीलिए इसके लिए मांग रहे हैं। अभी कुछ प्रवक्ता कह रहे थे कि वो चरम सीमा पे, बात सही है, चरम सीमा पे बेरोजगारी है, प्लान पे कहीं भी कोई ठोस नीति इन्होंने तैयार नहीं की जिसपे अंकुश लग सके। स्वास्थ्य व्यवस्था इनकी दयनीय है और आप पहाड़ों की तरफ देखें तो पहाड़ में कम से कम मेरे ख्याल कई गांव ऐसे हैं जो गांव अभी रोड से, राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्टिविटी नहीं है। वहां पे ये दूर संचार की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। आपको पोल गाड़ देने से, पानी के पाइप बिछा देने से और मिट्टी खुदाई करने से, एक रास्ता बना देने से रोड थोड़ी हो जाता है। पोल खड़ा करने से कोई बिजली थोड़ी मिल जाएगी या तार गाड़ने से कोई कनेक्टिविटी थोड़ी मिलेगी। यानी प्रदेश के सामने, प्रदेश की सरकार के सामने बहुत चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये खुद सक्षम है या नहीं है, ये तो लोकसभा 2024 का चुनाव बताएगा। और 2024 जनता निर्णायक है, ये गलत फहमी में होंगे। इनके मैं अगर आंकड़े बताऊं आपको गरिमा जी, पिछले जो आंकड़े हैं इनके 2014 अगर आप लेते हैं तो 61.67% इनका मतदान रहा है, भरपूर रहा है, प्रचंड रहा है। उसके बाद अगर आप जरा सा इस पे गौर फरमाएं, 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुनः शपथ लिया था तो 57.8 पॉइंट, यानी इनका 57% जो है, यानी 58% के लगभग इनका मतदान। देखिए इनके बीच का डिफरेंस देखिए, क्या कारण रहा है। इन आंकड़ों को देखकर इनके राजनीतिक दलों की जो दल के नेता थे उनके माथे पे चिंता की लकीरें शुरू हो गई थी, क्योंकि परसेंटेज डाउन होता जा रहा था। शुरू में तो लोगों ने विश्वास किया कि भाई चलो 70 साल बोल रहे हैं, 70 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब ये कुछ करेंगे। तो अब जनता ने भरपूर समर्थन दिया, पूरे देश ने दिया। लोकसभा में पूरी जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात आई तो पूरे देश ने समर्थन दिया है कि भाई चलो इनको मौका देते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया है, केंद्र लेवल पे बहुत अच्छा काम हुआ है और केंद्र लेवल पे काम किए हैं, जो काम होने चाहिए वो किए हैं, राष्ट्रहित में काम किए हैं। लेकिन जहां तक बात रही अपनी ये शीशपाल जी एग्री नहीं कर रहे हैं आपकी बातों से। राज्यों में शीशपाल जी को ये नागवार गुजर रहा है। हमारे पैनलिस्ट कुछ हमारी बातों पे मेरे ख्याल से गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो मुझे लगता है वो भी यहीं के प्रोडक्शन हाउस था हमारा यूकेडी, यहीं से पैदा होके आप गए हुए आज। चलिए ठीक है, अन्यथा प्यार जी वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं 23 की परीक्षा 24 का परिणाम। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनोज झाली जी का रुख करना चाहेंगे। मनोज जी देखिए, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं और कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए और सरकार को गंभीरता से भी काम करना चाहिए। अब नया साल आने वाला है, 2024 से उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ उत्तराखंड के मसले जरूर 2024 तक हल हो सकते हैं। जी यसी जी देखिए, जो उत्तराखंड की चुनौतियां हैं, अगर उनको हम सही तरीके से, सही दर्शन के साथ देखेंगे तो हमें पता लगेगा ये चुनौतियां भारत के अन्य राज्यों के समान भी हैं और वैश्विक प्रकार की चुनौतियां भी हमारे समक्ष हैं, क्योंकि हम हिमालय के क्षेत्र में बसे हुए हैं और हिमालय के क्षेत्र जैसा जहाँ जल, जंगल, जमीन है उसकी चुनौतियां हैं।
मैं कल ही लैंसडाउन प्रभाग के क्षेत्रों में था और मैं आपके साथ वो वीडियोस शेयर कर सकता हूं जो मैंने वहां शूट किए हैं। बहुत बड़ी आपदाएं उत्तराखंड में देखने को मिली हैं और उत्तराखंड में इस समय हालात जो हैं बड़े दुभर हैं लोगों के लिए। चलने के लिए सही सड़कें नहीं है, सही शिक्षा नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ साथ में जो जल जंगल जमीन के ऊपर आश्रित रहने वाला समाज है, मैं देख रहा हूं वहां पर जल का स्तर गिरता जा रहा है। जो आंकड़े भारत सरकार के हैं वो खुद कहते हैं कि 0.5 से लेके 38 सेंटीमीटर तक प्रतिवर्ष जो जल का स्तर है वो नीचे गिर रहा है। हाई कोर्ट में जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज की बात सरकार ने रखी है कि 323 रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज है जिन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए, वो एक चुनौती है कि आप उसको कैसे टैकल करेंगे। आप किस तरीके से जो सैनिटेशन और क्लीन अप ड्राइव्स हैं उसको मजबूत कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा चुनौती है। हाउसिंग फैसिलिटीज, मैं आपको बताऊं कि रिवर बेड फ्रंट को बार बार एक बात आती है कि इसको ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। रिवर जो बेड्स हैं उनके किनारों को मानव से मुक्त किया जाना चाहिए और उसे पानी को बहने देने के लिए एक रास्ता मिलना चाहिए। तो सरकार उस हाउसिंग के लिए कितना बजटीय आवंटन कर पाएगी, किस तरीके की योजना ला पाएंगी, ये एक चुनौतियां हैं। हमारे यहाँ मिसिंग पीपल के ऊपर बहुत बड़ा रिकॉर्ड आया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारण या अन्य कारणों से बहुत से लोग गायब हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या कई हजारों में है। तो ये कैसे इससे पार पाएगी सरकार, उस व्यवस्था को जांचने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और मतलब आप ये देखिए कि अतिवृष्टि से जंगली जानवर तो पहले लोग बोलते थे कि बंदर और सुअर के कारण या सेही के कारण खेती नहीं कर पा रहे हैं। मैन पावर जो प्लान कर जा रहा है तो ह्यूमन हैंड्स कम है, इसलिए पहाड़ों में कृषि कम होती जा रही है। लेकिन अब वो अतिवृष्टि के कारण जो प्राकृतिक मार है उसके कारण उस पर और ज्यादा बड़ा खतरा आ चुका है। इसी तरीके से अभी हाल ही में हमने सिलक्यारा में देखा, ऐसा लगा कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं। कभी हम पहले हमने क्षेत्रीय स्तर पे, फिर राष्ट्रीय स्तर में, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर में, फिर ले देकर रैट माइनर्स के माध्यम से, मतलब हम एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते रहे इंस्टेड ऑफ हमने बिल्कुल तरतीब से काम करने का जो कोशिश है उसको समझने की जो है वो एक बड़ी चुनौती है। मैं अगर इलीगल ट्रेड्स की बात करूं तो आप चाहे वाइल्ड लाइफ सेक्टर में चले जाएं, चाहे माइनिंग सेक्टर में चले जाएं, लिकर में चले जाएं, ड्रग्स, फ्लैश ट्रेड, ये इसमें जो इलीगल ट्रेड सिस्टम है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष मुझे नजर आती है। तीर्थाटन के क्षेत्र में अगर हम चुनौतियों की बात करें तो इस सरकार के समक्ष या किसी भी सरकार के समक्ष जो उत्तराखंड में है उसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, मनोज जी देखिए ये वो मुद्दे हैं जिन पर कोई बात ही नहीं कर रहा जो आप बता रहे हैं, है ना। और हम जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं वो मुद्दे वो हैं जो मैनिफेस्टो में थे और वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए, चाहे वो भू कानून हो, मूल निवास हो, लोकायुक्त हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जो मैनिफेस्टो में थे, साफ हैं, जाहिर हैं। मैं उस पे आ रहा हूं। लाखों यात्री जो आ रहे हैं तीर्थाटन में, जो भीड़ का आवागमन है, इसको आप कैसे रोकेंगे, इस पे आपके बहुत साफ सुथरी तस्वीर नहीं है। और अब आप अगर आए तो जो यहाँ बाशिंदा है, जो यहाँ का नागरिक है, जो यहाँ रह रहा है, उसके लिए उसके सवाल जिनमें वो चाहता है कि हमारा जितनी भी भूमि है इसका बचाव हो, उस भूमि को जो औने पौने दांव में खरीदने या बेचने की जो प्रवृत्ति चली आ रही है उस पर कुछ अंकुश लगे, यहाँ के लोगों के हाथों में जमीन बची रहे, जल जंगल जमीन बचे,
मूल निवास का जो प्रश्न अभी उठा है और प्रत्येक उत्तराखंडी उसके बारे में सजग होकर बात कर रहा है। अभी आपने जैसे लोकायुक्त की बात की, मतलब लगातार हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, और मैं आपको बता दूं, मैं आपके चैनल में लगभग 1 वर्ष पहले कह चुका हूं कि सरकार वर्तमान लोकायुक्त कानून के तहत लोकायुक्त गठित कर ही नहीं सकती, कारण कि उसमें इतना बड़ा पेच है। उसके पीठ तो सरकार ने बहुत हफ्तावारी कि हमारा बहुत अच्छा लोकायुक्त का कानून है, लेकिन उसमें कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या रिटायर्ड सैन्य जनरल जो सेना अध्यक्ष होगा या नवल सेना का अध्यक्ष होगा या वायुसेना का जो अध्यक्ष होगा, वो कहां से ले आएगी सरकार? तो जो पैरामीटर्स बनाए हैं वो इतने कठिन है कि वो कोई भी सरकार पूरी नहीं करेगी, और इसलिए लोकायुक्त का गठन लगातार टलता जा रहा है। यानी कानूनी तरीके से ही कानूनी जो तरीका जो कानून के लिए बनाया गया है उसको वहीं पे ध्वस्त कर दिया जाए, इस तरीके की चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है। बेरोजगारी के क्षेत्र में अभी हमारे पैनलिस्ट ने ये बात आपके ही पैनल पे कही है कि लगातार उनको 300 के करीब दिन होने वाले हैं और धरने पे बैठे हुए हैं, वो मांग कर रहे हैं। और अभी भी भ्रष्टाचार के, मैं आपको बड़ी गहराई से गंभीरता से ये बात कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर मुद्दे सरकार अभी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और उसकी आंच सरकार के मंत्रालयों के भीतर पहुंचने वाली है, जहां तक जितना दर्शन है। चलिए ठीक है जाने जी, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मैं वापस आती हूँ, इस पर आगे बातचीत करेंगे। कुंवर जपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। जपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, और सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी काफी देरी से आप आए। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सवाल आपसे यही है, इससे पहले विपक्ष इस बात को कह चुका है कि भाई धाकड़ धामी की धमक 2024 में देखने को नहीं मिलेगी, महज जुमलेबाजी चल रही है। दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां हैं जो धामी जी का बाहें फैलाकर इंतजार कर रही हैं। कैसे धामी धाकड़ इससे निकल पाएंगे, कैसे इन मुद्दों को हल करेंगे, ये जनता का सवाल है, विपक्ष का सवाल है। सभी और क्षेत्र ऐसा नहीं है चुनौतियों से भरा ना हो, और निसंदेह राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र एक ऐसा है जहां चुनौतियां होती हैं जनता का काम करने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। और वहां भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार और युवा मुख्यमंत्री पूरी तरह से, पूरी लगन से, निष्ठा से अपने उस कार्यों को, अपने उन जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए भी दिखाई दिए। ठीक है कि विपक्ष बैठ के विपक्ष जागरूक करने का भी काम करता है, विपक्ष को मुद्दे भी उठाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष को ये भी तो देख लेना चाहिए कि जो काम अच्छे हुए हैं उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर दे, और जो काम आगे होने हैं उसके ऊपर भी हम उसके लिए तो आप प्रचार प्रसार करते ही है ना जपेंद्र जी, इतना पैसा खर्च करते हैं, वो काम भी विपक्ष करने लगेगा तो कैसे चलेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा ना। बहुत लंबी चर्चा सुनी हमने ध्यानी जी की। तो उत्तराखंडी जनमानस के मुद्दे और उत्तराखंडी जनमानस की भावना जिसके अनुसार उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री वचनबद्ध हैं कि उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप हमें उत्तराखंड बनाना है। अब विपक्ष इसे माने ना माने, ये विपक्ष का एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है, युवा मुख्यमंत्री का कहना है, और जो जिन मुद्दों पे उत्तराखंड का निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश से अलग होकर, सभी हम लोग उस हक में हैं कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, उत्तराखंडी जनमानस है, तो जैसे अन्य राज्यों में सभी प्रदेश निवासियों के सुरक्षित हैं, तो उत्तराखंड का मूल निवासी उससे कैसे अछूता रह सकता है? निश्चित तौर पर उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, उत्तराखंड के जो पर्वतीय जनपदों में रहने वाले आपकी हमारे ये क्वालिटी बहुत भाई पसंद आती है कि जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप बड़ी सोफिस्टिकेटेड ढंग से जवाब देते हैं, और आप इस बात को बड़ी सही तरीके से कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन मैं जरा एक जो चुनौतियां हैं उन पर जरा आपकी नजर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।
समान नागरिक संहिता यूसीसी आपके मैनिफेस्टो का कार्य है। पिछले 1.5-2 सालों से तो हम ये सुन ही रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है, मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी। एक सेकेंड जपेंद्र जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज। बहुत सारे सवाल हैं, आप काफी देरी से जुड़े, अब क्या कर सकते हैं, सुनिए ना। समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूसीसी की अगर हम बात करें तो इसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। 2 साल से तो मैं सुन रही हूँ, डिबेट बहुत बार हो चुकी है और ये है कि रिपोर्ट बन चुकी है, मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। फिर उसमें क्या होता है भगवान जाने। राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण मांग बहुत लंबे समय, ये वो मुद्दे हैं जो आजकल नहीं बने हैं या आजकल की चुनौतियां धामी जी के आगे नहीं खड़ी हुई। ये वो मुद्दे हैं जो काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति, भू कानून, मूल निवास, लोकसभा चुनाव भी है आपका 2024 में, निकाय चुनाव भी आप करवा नहीं पाए 2023 में, तो 24 में वो भी आपके लिए चुनौती है। कैबिनेट में विस्तार, एमओयू की ग्राउंडिंग आपने की थी, अब भैया एमओयू हो गया, साइन हो गया, अब ग्राउंडिंग भी करानी है उसकी। राष्ट्रीय खेल का भी इस बार जिम्मेदारी उत्तराखंड को मिली है, वो भी आपके पास एक चुनौती है। टीबी मुक्त उत्तराखंड की बात कही गई थी, वो भी अभी तक इस पर भी ज्यादा काम हुआ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना भी आपके लिए 2024 में बड़ी चुनौती है। इसमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सालों साल से चले आ रहे हैं, लेकिन 2024 में जनता नए साल में ये उम्मीद कर रही है कि उत्तराखंड का कुछ तो भला जरूर धामी जी करेंगे। निश्चित तौर पर ये जितनी भी चुनौतियों भरे मुद्दे हैं, ये चाहे वो उत्तराखंडी जनमानस की भावनाओं को सम्मान देने वाले मुद्दे हैं, प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने वाले मुद्दे हैं, इन्वेस्टर समिट के बाद इन्वेस्टर्स के सभी उसे ग्राउंडिंग में पूरा करने वाले मुद्दे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार उसमें आगे बढ़ चुकी है। और निश्चित रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निश्चित तौर पर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, पलायन रोकने की दृष्टि से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दृष्टि से हो, एक विकासशील राज्य को विकसित राज्य में तब्दील करने का जो वादा है हमारा कि 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड अपनी 25वीं जिस दिन वर्षगांठ मनाएगा तो देश के अग्रणीय राज्यों में विकसित राज्यों के रूप में शुमार होगा। सर उम्मीद तो हम भी यही कर रहे हैं, आसार नजर नहीं आ रहे। बस शिशुपाल जी काउंटर जवाब चाहूंगी मैं इस पर आपका, उसके बाद शिशुपाल जी आपके पास आती हूँ फटाफट। देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। इस राज्य के अंदर विकास जो है सुचारू हो रही है, उल्टा जो है पलायन लगातार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार। शिशुपाल जी का साउंड चेक करिएगा प्लीज, शिशुपाल जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। शिशुपाल जी हम वापस आते हैं, आपके बाइक पे शायद कुछ प्रॉब्लम है। शिशुपाल जी सहमत है यहाँ पर जपेंद्र जी की बातों से? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं 2025 में हम अग्रणी राज्यों में खड़े होंगे। देखिए मुद्दों को आप हल पाएंगे। यासी जी जो है कि डिबेट बहुत अच्छी रखी आपने। अभी मूल निवास पर मैं इनसे जवाब चाहता हूं, बड़े भाई पर कुंवर जपेंद्र जी से जी, कि मूल निवास जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो कह रहा है कि अगर प्रत्येक प्रांत में 1950 के बाद लागू है तो आपने कट ऑफ डेट 1985 क्यों रखी? ये किसके समय नियम बना? उसके बाद भू कानून की आप बात कर रहे हैं। आपकी सरकार, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने जो है भू कानून में लचीलापन दिखा करके आज पूरे उत्तराखंड की जमीन जो है बिकने के कागार पे आ गई है। वो तो धन्य हो ये उत्तराखंडी जो हमेशा आंदोलन के लिए तत्पर रहता है। उसके साथ ही जो यूसीसी का मुद्दा है, ये आपके मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट पहुंच गई है, लेकिन ये केंद्र सरकार ने लागू करना है या आप उत्तराखंड से जो है इसका प्रयोग करना चाहते हैं। इस प्रकार आप बेरोजगारों की बात करते हैं, बेरोजगारों पे अगर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता हुई, बेरोजगारों को जेल डालने का काम किया तो ये धाकड़ धामी सरकार के टाइम पे हुआ है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, आज चरम पर है। बेशक आपका जो राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी का तरीका वो चेंज हुआ है, वो माहौल चला गया जब अटल जी जैसे विद्वान प्रधानमंत्री, जब उनकी सरकार थी और एक वोट से गिर रही थी तो उन्होंने कोई लालच या खरीदने के लिए जो है कोई शक्ति नहीं अपनाई। आज तो भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ जो है दबदबा बना करके राजनीति करनी है, राजनीतिक नेताओं को तोड़ फोड़ करना है, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेकर के
वॉशिंग मशीन में धो करके भ्रष्टाचार मुक्त बना देना है। आज यही चल रहा पूरे देश में और प्रदेश में भी यही चल रहा है। हमने तो ये उत्तराखंड इसलिए मांगा था कि हमारा बेरोजगार भाई जो है कि अपने हक हकूक के लिए लड़े ना। आज अभी आदरणीय ध्यानी जी कह रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारी नदियां हैं, नाले हैं, इनको स्वतंत्र रूप से बहने दिया जाए। लेकिन आज आपकी सरकार इसको जो है कि जो गंगा थी उसको गंग नहर का नाम दे करके आपने जो है अपवित्र करने का काम किया। आम आदमी पार्टी ने जब सड़कों पर उतरी, हमने कहा कि अगर आप इसको गंगा दायनी का नाम देते हो तो उसका जो एनजीटी के मानक है क्या वो आज पूरे हो रहे हैं? यानी खाली लीपापोती की जा रही है। बेचारा पहाड़ का दूरस्थ का आदमी आज सड़क के लिए परेशान है। जवाब ले लेते हैं जरा शिषपाल जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद जपेन जी आती हूँ, उसके बाद अन्यथा प्याज जी आपके पास आती हूँ मैं। शिषपाल जी कम शब्दों में प्लीज। काम ही नहीं है। शिषपाल जी देखिए यशी जी, आप अगर उत्तराखंड में विकास खोजने के निकलेंगी और अगर जैसे भी कहीं विकास दिख जाए तो मैं मान लूंगा कि ये सरकार जो है काम कर रही है। बेरोजगारों के सपनों को तो पलीता ये लगा ही रहे हैं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप बताइए। ऐसा कोई विभाग नहीं जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, ऐसा कोई मंत्री नहीं जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। आप बताए ना, सहकारिता भर्ती घोटाले की फाइल वो कहाँ है अभी तक? उसमें कोई जांच जो बिठाई थी, जांच की खेत समिति बनाने के लिए माहिर है, लेकिन उसकी कभी रिपोर्ट आती नहीं, कभी जो है दोषी दंडित होते नहीं और भ्रष्टाचारी धड़ल्ले से जो है भ्रष्टाचार यहाँ पर करते रहते हैं। स्मार्ट सिटी का उदाहरण आपके सामने है। उसके अलावा ये बताइए कि पहाड़ में उद्योग चढ़ाने की जो बात उन्होंने सब्जबाज राज्य की जनता को दिखाई थी, आज तो इन्वेस्टर मीट पर बहुत ज्यादा ढोंग पीट रहे हैं, लेकिन 2018 के इन्वेस्टर मीट पर ये आज तक जो है पत्र जारी करने से पता नहीं क्यों। जपेन जी जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड राज्य को बनाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार तो लगातार हो ही रहा है। स्मार्ट सिटी सबसे बड़ा उदाहरण। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितनी कार्रवाइयां हुई शायद आज तक उत्तराखंड में पिछले 22 वर्षों में नहीं हुई। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का दानव। शिषपाल जी 2 मिनट, हमारी बात कंप्लीट हो जाए, आप सहमत हो ना हो, लेकिन प्लीज हमें एक बार सुन लीजिए। भ्रष्टाचार का दानव निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए एक ऐसा दानव बन गया था जिसे कंट्रोल करना, खत्म करने का बीड़ा युवा मुख्यमंत्री ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया। और हम लोग खुले तौर पर कहते हैं कि जहां पे भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, भ्रष्टाचारी की कोई जात पात नहीं होती, उसका कोई दल नहीं होता, उसका। जपेन जी मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब भ्रष्टाचार में कार्रवाइयां होती है तो सिर्फ छोटे छोटे लोग क्यों पकड़े जाते हैं? क्या बड़े लोग, आपके बड़े अधिकारी भ्रष्ट नहीं है? जपेन जी जहां प्रमाण मिलते हैं, जहां शिकायत मिलती है, वहां बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मिलने पर की जाती। और ऐसा नहीं है अगर और कोई भी प्रमाण दीजिए, फिर देखिए तमाशा। शिषपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? चलिए ठीक है शिषपाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, अन्यथा प्याज उसके बाद आती हूँ मैं। शिषपाल जी बहुत कम शब्दों में प्लीज। यशी जी देखिए किस तरीके से कुछ क्षमता इकट्ठी करने की। हाँ अन्यथा प्याज जी ठीक है। शिषपाल जी अरे ये तो बोलना शुरू करेंगे, बंद नहीं करेंगे। शिषपाल जी प्लीज प्लीज वापस आते हैं आपके पास। अन्यथा प्याज जी जपेंद्र जी थोड़ा सा पेशेंस भाई, जरा हमें भी बोलने दीजिए। यसी जी जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात लगी, 9 नवंबर 2000 से दोनों सरकारों का मैं जो ये इतना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उस समय नारायण तिवारी जी की सरकार में जो घोटाले हुए जो इतना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, पटवारी घोटाला, स्टेडियम जमीन घोटाला, आपदा किट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, ये तो पूर्व सरकार का है। और वर्तमान सरकार का मैं बताऊं, यूकेसीसीसी पेपर लीक घोटाला, विधानसभा बैक पेपर भर्ती घोटाला, सचिवालय भर्ती, दल रक्षक भर्ती घोटाला, और टॉप मोस्ट में इनके 3 डिपार्टमेंट रहे, फॉरेस्ट भर्ती, सचिवालय भर्ती और विधानसभा भर्ती और दरोगा भर्ती।
अब आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, दूध के दूल्हे बन रहे हैं, तो भ्रष्टाचार की लिस्ट तो ये कहां से आई? नहीं अनिल थपलियाल जी, इसका तो उनके पास अभी सीधा सीधा उन्होंने जवाब दिया कि हमने कार्रवाइयां की है, हमारी सरकार में कार्रवाइयां हो रही हैं। जितनी कार्रवाइयां भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हुई हैं 22 वर्षों में, बता दीजिए। और ये कार्रवाइयां क्या सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हुई हैं पूर्ववर्ती सरकारों का? भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने का कदम उठाया गया है, जो आज तक कभी कांग्रेस ने, जिसने भ्रष्टाचार की दलदल में इस देश को डाला, तो वो कांग्रेस आज तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, ना कभी भविष्य में। यूके ट्रिपल एससी पैरामीटर जी, इनके पैरामीटर चलिए ठीक है जो है शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करेंगे उसके बाद। वो पैरामीटर मैंने बता दिए हैं। हाँ जी शीशपाल जी। भ्रष्टाचार इतना इनका विकास का नहीं जितना भ्रष्टाचार का पैरामीटर है। शीशपाल जी देखिए, अभी यहाँ पर मेरे प्रवक्ता साथी ने कहा कि कांग्रेस के दौर में पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन इनको याद होगा पौड़ी में ये प्रकरण हुआ था और पौड़ी के जिले पर सख्त कार्रवाई करने का काम भी जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था। और आज आप देख लीजिए, सहकारिता मंत्री भ्रष्टाचार के अखंड दलदल में डूबे हुए हैं, चाहे उनके स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे सहकारिता में हो, चाहे शिक्षा में हो। लेकिन क्या कार्रवाई कर रही है भाई सरकार? प्रेमचंद अग्रवाल पे बैंक भर्ती की खुली है, जिस प्रकार की दिखा रहे उसकी रेखा तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, उनको पार खोज के आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में कार्रवाई कर रहे हैं, और जो पेपर लीक प्रकरण में इनकी पार्टी आरोप लगाना प्रमाण सही। ठीक है शीशपाल जी, आपकी आवाज एक तो आज क्लियर नहीं आ पा रही है, शायद आपका माइक इशू है कुछ। शिशुपाल सिंह रावत जी का रुख कर लेते हैं। शिशुपाल जी क्या कुछ कहना चाहते थे? कि जपेन जी बता रहे कार्रवाइयां हो रही, तमाम चीजें, बहुत कम शब्दों में आपका रिएक्शन चाहूंगी, इसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया मनोज यानी जी आपके। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अनिल थपलियाल जी और जपेंद्र जी प्लीज। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई प्रवक्ता अपनी सरकार को बचाने का काम करता है। हाँ जी। लेकिन निश्चित रूप से उत्तराखंड में उत्तराखंड जिस उद्देश्यों से आंदोलन से लड़के लोगों ने लिया, शहादत दे के लिया, उसके अनुरूप दोनों सरकारों ने इतना अच्छा काम नहीं कर पाए। ये भी हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है, लेकिन चाहे तिवारी सरकार के टाइम पे जो औद्योगिकरण हुआ हो, लेकिन उसके बाद जो सरकार का काम करने का तरीका है वो दोनों सरकारों ने नहीं अपनाया। उसके साथ ही मैं भाई थपलियाल जी से पूछना चाहता हूं, आप किस हैसियत से बीजेपी कांग्रेस को भ्रष्टाचार कहते हैं? आज मूल निवास के लिए आप अपने झंडे लेकर के आगे आ जाती यूकेडी। नहीं, जब आप 5 साल भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके आपके वरिष्ठ नेता मंत्री रह करके, राज्य मंत्री रह करके, आपने उस टाइम क्यों नहीं मांगा ये मूल निवास का मुद्दा? ठीक है शिशुपाल जी, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, हम आएंगे इस पर। मनोज यानी जी अंतिम रिएक्शन आपका बहुत कम शब्दों में प्लीज। भागीदार बनने के लिए सत्ता लोलुपता में थे यूकेडी। मनोज यानी जी अंतिम रिएक्शन आपका बहुत कम शब्दों में चाहूंगी मैं, वक्त की कमी है। ठीक है शिशुपाल जी माफी चाहेंगे, वक्त की कमी है प्लीज। शिशुपाल जी माफी चाहेंगे। और अनिल थपलियाल जी, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे हम कि आखिर यूकेडी ने क्यों ये मुद्दे नहीं उठाए। मनोज यानी जी। क्रांति दल के पास कोई अपनी सोचने की क्षमता नहीं है, वो इस तरह से आगे चीजों को डिफेम करे। तो अभी सुने पैनलिस्ट, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें बिल्कुल जो आप प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उठाई है कि आप किसी सरकार के अगर गोद में बैठे रहते हैं, बी टीम के रूप में काम करते हैं, आपके दो नेता उसके सिंबल पे लगते हैं, भले ही नाम उत्तराखंड क्रांति दल का हो, लेकिन सिंबल भारतीय जनता पार्टी का रखते हों, जैसे कि आदरणीय दिवाकर भट्ट जी ने देवप्रयाग में और भाई ओम गोपाल रावत जी ने नरेंद्र नगर में चुनाव में किया था, तो तब उस पार्टी के पास बहुत नैतिकता का सवाल नहीं रह जाता इन प्रश्नों को करने का। लेकिन क्षेत्रीय राजनीति की भावना है, मैं उसका सम्मान भी करता हूं और मुझे लगता है कि उनको बात उठानी चाहिए। लेकिन जो उत्तराखंड का जो मूल विषय है, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारियों का जो सवाल है कि 10% क्षैतिज आरक्षण का देने का सवाल था,
उसमें लगातार टाल बरोई हुई है। और माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को ये मानना पड़ेगा कि आंदोलनकारियों को बाकायदा जो एक बार फिर समिति बनाई गई थी, जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी भी थे, विनोद चमोली जी थे और एक और मंत्रीगण थे, तो उसका आंदोलनकारियों को बाकायदा वहां जाकर रोष प्रकटन करना पड़ा और तब जाके वो उसके लिए रिपोर्ट फटाफट जारी की कि भाई अब 37 आरक्षण का हो जाता है। अगर आप भू कानून का देखें तो उसमें बड़े जोर शोर से प्रत्येक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब सुभाष कुमार जी की रिपोर्ट आई थी तो ये कहा, ऐसा लगा था कि जैसे भू कानून अभी बस लागू होने वाला है, लेकिन आज तक वो धरातल पे नहीं उतरा है। और ऐसे ही तमाम सवाल जो हैं वो प्रत्येक कानूनों के साथ में, चाहे वो लोकायुक्त का कानून हो या मूल निवास का प्रश्न हो। अभी मूल निवास का सवाल उठा जब लोक गायक नरेंद्र नेगी जी की आवाज, जो कि प्रत्येक उत्तराखंडी के हृदय के से निकली हुई आवाज बनकर उतरी, तो तब जाकर उससे घबराकर सरकार ने ठीक है मनोज जी, वक्त की चूंकि कमी है, लेकिन बहुत सारी अहम बातें आपने कही और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 यानी कि आने वाला नया साल उत्तराखंड के लिए जरूर कुछ भला करेगा। उत्तराखंड के जो अहम मुद्दे हैं उन पर जरूर धामी सरकार जो है वो काम करेगी और धाकड़ धामी पर विश्वास जनता कर रही है। तो देखना होगा कि किस तरीके से जो अहम मुद्दे हैं उन पर काम किया जाता है और उनको हल करने का फैसला किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से 23 जाने वाला है, 2024 आने वाला है और बहुत सारी अहम चीजें 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने, ऐसे में उत्तराखंड राज्य के जो अहम मसले हैं उनको कैसे हल करेगी धामी सरकार, ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।